नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में आप सभी का स्वागत है। आज की जीवनी में हम बात करेंगे सद्गुरु जी के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का प्रारंभिक जीवन। सद्गुरु जी का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक तेलुगु परिवार में हुआ। सद्गुरु अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनका पूरा नाम जगदीश जग्गी वासुदेव है। इनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे जो इंडियन रेलवे के लिए काम किया करते थे, जिसकी वजह से वह अलग अलग जगह पर शिफ्ट हुआ करते थे। वह बचपन से ही बहुत अलग सोच रखते थे। वह किसी चीज़ को देखते तो देखते ही रह जाते, फिर उसी के बारे में सोचते रहते। उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा थी कि उनके पिता को चिंता होने लगी। उनका बेटा एक ही चीज़ को इतनी देर तक घूरता ही रहता है। उन्होंने छोटी सी उम्र से ही खुद से सवाल करने शुरू कर दिए थे, जिनके जवाब किसी को नहीं पता थे। जैसे कि जब कोई उन्हें पानी देता तो वह पानी को देखते रहते थे, ये सोचते हुए कि पानी आखिर है क्या। उन्हें यह तो पता था कि पानी का इस्तेमाल किस लिए और कैसे होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पानी है क्या। उनके पिता को ये डर लगने लगा था उन्हें अपने बेटे के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वह बहुत शांत रहते थे। उनके हिसाब से अगर उन्हें कुछ पता नहीं है तो उन्हें कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी, उनके अंदर के सवाल और ज़्यादा बढ़ने लगे थे। इन सब के साथ ही बचपन से ही सद्गुरु का कुदरत से अनोखा रिश्ता था। वह पेड़ों की छांव में बैठना काफ़ी पसंद करते थे, फिर अचानक ही ध्यान में मग्न हो जाते थे। इसके साथ ही उन्हें सांप पकड़ने में महारत हासिल थी। वह जब घर लौटते तो उनकी झोली सांपों से भरी होती थी। इन सब में सबसे खास बात यह थी, वह सांप उन्हें काटते भी नहीं थे। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने योग अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इनके योग गुरु का नाम राजेंद्र राव जी महाराज था। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी की शिक्षा। जग्गी वासुदेव की प्रारंभिक शिक्षा डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल मैसूर से हुई। जब इन्होंने अपनी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तब इनके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन जग्गी वासुदेव ने डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं थी। इनके पिता ने कहा कि डॉक्टर नहीं तो कम से कम इंजीनियर बन जाओ। हालांकि इनके पिताजी डॉक्टर थे। इन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज में उनके लिए एक सीट भी रिजर्व कर रखी थी। तब जग्गी वासुदेव जी ने कहा कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है, उन्हें सिर्फ लिटरेचर पढ़ना है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। जब वह कॉलेज जाते तो उनके प्रोफेसर उन्हें नोट्स लिखने को कहते। प्रोफेसर साहब नोट्स को डिक्टेट करते थे। तब जग्गी वासुदेव जी ने उनसे कहा कि आप नोट्स मुझे दे दीजिए, मैं उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के वापस दे दूंगा। इसके बाद वह 9 बजे मैसूर लाइब्रेरी में पहुंच जाते, जहां पर रात में 8 बजे तक वह किताबों की दुनिया में खो जाते। इन्होंने मैसूर लाइब्रेरी की हर पुस्तक पढ़ डाली, कोई भी विषय नहीं छोड़ा। इन्होंने लिटरेचर, इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, साइंस किसी भी किताब को नहीं छोड़ा। बाकी समय यह साइकिल लेकर घूमते। इन्होंने मैसूर का चप्पा चप्पा छान मारा। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का करियर। सद्गुरु जी को मोटरसाइकिल से घूमने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही मोटरसाइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा की। इन्होंने यह यात्रा एक बार ही नहीं बल्कि कई बार मोटरसाइकिल के द्वारा की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सद्गुरु ने कई तरह के बिजनेस करना शुरू किए। सद्गुरु को ज्ञान की प्राप्ति। सद्गुरु जब 25 वर्ष के थे तब वह एक दिन चामुंडी हिल पर गए, जो कि मैसूर में ही है। जब वो वहाँ पर बैठे हुए थे तब वह धीरे धीरे ध्यान में चले गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह प्रकृति के साथ मिल चुके हैं। यह अनुभव उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। दरअसल वह समाधि की अवस्था में चले गए थे। समाधि की अवस्था वह अवस्था होती है
जहाँ पर आपको होश तो होता है, लेकिन आपके दिमाग में, आपके मन में कोई विचार नहीं होता, आपको समय का कोई ज्ञान नहीं होता। कहा जाता है कि अगर इंसान अपने पूरे जीवन में एक बार भी समाधि की अवस्था में चला गया तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। जब सद्गुरु समाधि की अवस्था से बाहर आए तो उन्हें लगा कि 10 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने समय देखा तो उन्हें उस अवस्था में 4 घंटे बीत चुके थे। इसके बाद सद्गुरु एक बार और समाधि की अवस्था में गए। जब वह समाधि की अवस्था से बाहर आए तब उनके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनके गले में फूलों की मालाएं थीं। सद्गुरु के मुताबिक उन्हें समाधि में गए हुए 25 मिनट ही हुए थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें समाधि की अवस्था में 13 दिन हो चुके हैं। इसके बाद सद्गुरु ने अपना अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस छोड़ दिया। उन्होंने ये तय किया कि जो अनुभव उन्होंने खुद किया है उस अनुभव को लोगों के साथ बांटेंगे, उन्हें अवेयर करेंगे। इसके बाद सन 1983 में पहली बार सद्गुरु ने योग की क्लासेस शुरू की। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का विवाह सद्गुरु और विजया कुमारी की मुलाकात 1984 में मैसूर के एक योगा कार्यक्रम के दौरान हुई। विजया कुमारी को विज्जी के नाम से भी जाना जाता था। विज्जी ने अपने पहले विवाह से तलाक लिया था। तलाक के बाद वह एक स्वतंत्र महिला बनकर बैंक में काम कर रही थी। इसके बाद सद्गुरु और उनकी मुलाकात योगा कार्यक्रम के दौरान होती रहती थी। सद्गुरु और विज्जी ने विवाह करने का निर्णय लिया। इसके लिए वह मैसूर में इरुप्पु फॉल्स के पास एक स्थानीय रामेश्वर मंदिर को गए। यह महाशिवरात्रि का दिन था। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। सद्गुरु ने निश्चय किया कि उसी मुहूर्त में उनका विवाह होगा। जब सद्गुरु ने विवाह की बात दोनों परिवारों को बताई तब इस विवाह को लेकर दोनों परिवारों में विरोध हुआ, लेकिन सद्गुरु ने किसी की परवाह नहीं की। सद्गुरु नहीं चाहते थे कि उनकी कोई संतान हो, लेकिन विज्जी ने उन पर एक संतान के लिए जोर डाला। फिर उनके विवाह के 6 साल बाद 1990 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राधे जग्गी रखा। विज्जी स्वामी निर्मलानंद के महासमाधि से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने सद्गुरु से ऐसी ही महासमाधि लेने की बात कही थी। 23 जनवरी 1997 को विजया कुमारी ने महासमाधि ले ली, फिर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसको लेकर विजया कुमारी के पिता ने सद्गुरु के ऊपर मर्डर का आरोप लगाया। बाद में जब सद्गुरु ने इस महासमाधि के बारे में सबको बताया तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। ईशा फाउंडेशन की स्थापना सद्गुरु ने सन 1993 में ईशा फाउंडेशन की नींव रखी। ईशा फाउंडेशन आज न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में एक्टिव है। ईशा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर योग के ज़रिए ज्ञान, योग, भक्ति और क्रिया सिखाई जाती है। यह कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। इसी सेंटर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई थी। सद्गुरु ने आज तक के अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को मार्गदर्शन किया, उन्हें सही रास्ता दिखाया। वह अपने इस सफ़र में बहुत कामयाब भी रहे। 2018 तक के आंकड़े बताते हैं कि ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम को 60 करोड़ लोग अटेंड कर चुके हैं। सद्गुरु टीवी और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक ही बार में करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन किया जा सकता है। सद्गुरु आज के युग के लिए आदर्श हैं। ईशा फाउंडेशन के सामाजिक कार्य ईशा फाउंडेशन न सिर्फ भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर, कनाडा, मलेशिया, युगांडा, नेपाल, चीन,
ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी योग के कार्यक्रम आयोजित करता है। ईशा फाउंडेशन विभिन्न सामाजिक व सामुदायिक विकास गतिविधियों में शामिल है। ईशा फाउंडेशन ने 2004 में तमिलनाडु में एक पारिस्थितिकी पहल ग्रीन प्रोजेक्ट हैंड की स्थापना की। इस परियोजना का उद्देश्य जल्द से जल्द पूरे तमिलनाडु में 114 मिलियन पेड़ लगाना और राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाना था। सद्गुरु को पुरस्कार व सम्मान। सद्गुरु को पर्यावरण में सुधार के लिए किए गए कार्यों के लिए 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्हें अध्यात्म के लिए पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। सद्गुरु द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें। सद्गुरु ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें उनके अनुभव और ज्ञान का भंडार है। सद्गुरु ने 8 अलग अलग भाषाओं में 100 से ज़्यादा किताबों को लिखा है। आप उनकी बुक्स को पढ़कर अपने जीवन में अपार ऊर्जा का संचार, जीवन में अमूल बदलाव ला सकते हैं। कुछ प्रमुख किताबें: रिलेशनशिप्स, इमोशन, हिमालय लिस्ट, डोंट पॉलिश योर इग्नोरेंस, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई शख्सियत की बायोग्राफी के साथ।